हेलो गाइस, तो स्वागत है आप लोगों का हेलगुड की एक और नई वीडियो में। तो जैसा कि हम लोगों ने लास्ट एपिसोड में देखा था, एसेस्टर जू अपने सभी डिसेबल्स को आदेश देते हुए कहते हैं सैमरटेलम के अंदर जितने भी क्रिमिनल्स और चोरों चक्के मौजूद हैं उन्हें पकड़कर यहाँ पे लाओ ताकि तुम उन सभी के साथ प्रैक्टिस करते हुए अपना ब्रेक थ्रू कर सको। अब एसेस्टर जू के ऑर्डर को फॉलो करते हुए उनके सभी डिसेबल्स वहाँ पे बिल्कुल ऐसा ही करते हैं, लेकिन ऐसा करने से पूरा का पूरा सैमरटेलम वहाँ पे एसेस्टर जू के खिलाफ हो गया था क्योंकि सैमरटेलम के लोगों को लग रहा था कि शायद एसेस्टर जू उनके सैमरटेलम को कंकर करने वाले हैं। ऊपर से ज़ोंबी लॉर्ड जो कि दोबारा जिंदा होने के बाद एसेस्टर जू से अपना बदला लेना चाहता था, वो अपने डिमोनिक थ्रेड्स का इस्तेमाल करके सैमरटेलम के लोगों को और भी ज्यादा भड़काने लगा था। इवन वो ज़ोंबी लॉर्ड तो इतना ज्यादा घटिया था कि वो उन सभी का इस्तेमाल करते हुए एसेस्टर जू के ऊपर हमला करवा चुका था। लेकिन एसेस्टर जू जो कि पहले से ही ज़ोंबी लॉर्ड की सच्चाई के बारे में जानते थे, वो न सिर्फ सैमरटेलम के लोगों को बचाते हैं बल्कि उसी के साथ साथ वो एक बार फिर से अपनी डिवाइन कॉस्मिक एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए ज़ोंबी लॉर्ड को भी मौत के घाट उतार चुके थे। और इस बीच हमें यह भी जानने को मिला था कि असल में यह सब एसेस्टर जू का ही प्लान था। उन्होंने सैमरटेलम के लोगों को अपने खिलाफ इसलिए किया था ताकि ज़ोंबी लॉर्ड अपनी गंदी चाल चलते हुए सामने आ सके, और हुआ भी बिल्कुल ऐसा ही। बेचारा वो ज़ोंबी लॉर्ड एक बार फिर से एसेस्टर जू के हाथों से मारा गया, जिसके बाद यहीं से हमारे अगले एपिसोड की शुरुआत होती है। तो अगले एपिसोड की शुरुआत में भी हमें सैमरटेलम की उसी फैंसी फॉरेस्ट का ही सीन दिखाया जाता है जहाँ पे पपेट डायमेंशन का पोर्टल अभी तक भी ओपन था, जिसे देखकर एसेस्टर जू भी वहाँ पे सीरियस होते हुए अपने हेलगोड वाले सिंहासन से खड़े हो जाते हैं। जिसके बाद वो वहाँ पे इस पोर्टल को बहुत ही गौर से देखने लगते हैं, जिसके अंदर से अभी तक भी एसेस्टर जू के डिवाइन थ्रेड्स निकलकर बाहर की तरफ आ रहे थे, जो देखकर एसेस्टर जू वहाँ पे एक बार फिर से अपनी डिवाइन सुप्रीम एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए उस पूरे के पूरे पोर्टल को ही वहाँ पे डिस्ट्रॉय कर देते हैं, जिसके चलते वहाँ पे एक बहुत ही ज्यादा बड़ा एनर्जी ब्लास्ट हो गया था, जहाँ उस डायमेंशन पोर्टल की एनर्जी बारिश की तरह नीचे की तरफ गिरने लगी थी। जबकि सैमरटेलम के लोग तो खुद को आजाद होते हुए देखकर बहुत ही ज्यादा खुश दिखाई दे रहे थे। इसी बीच निंगजू जो कि वहाँ पे खड़ी होकर ये नजारा बहुत ही गौर से देख रही थी, वो सीरियस होते हुए एसेस्टर जू से कहती है ये ज़ोंबी लॉर्ड एक पोर्टल डायमेंशन को बनाते हुए एक दूसरे रियलम के कल्टीवेटर्स को अपने कंट्रोल में कर रहा था, वो भी इतनी दूर से। मुझे नहीं लगता कि वो ज़ोंबी लॉर्ड इतना ज्यादा ताकतवर था कि वो अकेला ऐसा कुछ कर सके। मुझे तो लगता है कि ज़ोंबी लॉर्ड के पीछे कोई बहुत ही ज्यादा पावरफुल फोर्स मौजूद है जो कि इतना बड़ा गेम खेल रहा है। ऊपर से आपने पिछली बार इसे पूरी तरह से खत्म कर दिया था, लेकिन ये तो दोबारा जिंदा होते हुए दुगनी फोर्स लेकर वापस लौटा। ऐसा लग रहा है कि कोई इसे कंट्रोल करते हुए बार बार आपके ऊपर हमला करवा रहा है, और वो जो कोई भी है हम उसे ऐसे ही अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। निंगयू की सारी बातें सुनकर एसेस्टर जू एक थ्रेड को अपने हाथों में लेते हुए कोल्ड टू में उन सभी को बताते हैं कि उस ज़ोंबी लॉर्ड के साथ जो कोई भी है वो नाइट रियल्म्स के सभी गॉड से भी ज्यादा ताकतवर है। एसेस्टर जू की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि उनके सभी डिसेबल्स को एक बहुत बड़ा झटका लगता है। वो सभी हैरान होते हुए कहते हैं क्या आपका मतलब क्या है, जिसमें एसेस्टर जू उन सभी को जवाब देते हुए बताते हैं तुम लोगों ने बिल्कुल ठीक सुना, इस सब के पीछे जो कोई भी है वो नाइट रियल्म के सभी गॉड से बहुत ज्यादा ताकतवर है। जिसपे लिंगू जो कि सबसे ज्यादा समझदार था, वो अपना दिमाग लगाते हुए कहता है अगर देखा जाए तो एसेस्टर जू बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। वो पर्सन जो कोई भी है वो कभी भी किसी भी रियल्म के अंदर कुछ भी किए जा रहा है, तो इसी से ही हम लोगों को अंदाजा लगा लेना चाहिए था कि वो कितना ज्यादा पावरफुल होगा। ऊपर से वो न सिर्फ बार बार एसेस्टर जू के रास्ते में आ रहा है बल्कि दो बार उस ज़ोंबी लॉर्ड की सोल को भी एसेस्टर जू के हाथों से ले उड़ा। और सबसे ज्यादा कमाल की बात तो यह है कि उसने ज़ोंबी लॉर्ड को दोबारा जिंदा किया, वो भी इतने कम समय में, जो कि हम सभी के लिए और भी ज्यादा परेशानी की बात है। लिंगू की ये सारी बातें सुनकर चाओ फेंग भी सीरियस होते हुए कहती है अगर तुम्हारी बातों को गौर से देखा जाए तो हमारे इस पूरे यूनिवर्स में सिर्फ कुछ लोग ही ऐसे हैं जो कि लोगों को दोबारा जिंदा कर सकते हैं। बेचारा ली चेंग जो कि चाओ फेंग की ये सारी बातें वहाँ पे बहुत ही ज्यादा गौर से सुन रहा था, अचानक से उसे एक झटका लगता है और वो चिल्लाते हुए कहता है नहीं ऐसा नहीं हो सकता, वो हमारे मास्टर नहीं हो सकते, भला मास्टर जूजियन ऐसा क्यों करेंगे, वो भी अपने इटालियन सेट के डिसेबल्स के साथ। ली चेंग की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि बर्निक्रो भी वहाँ पे चिल्लाते हुए उससे कहता है अबे क्या बकवास कर रहा है, क्या तेरा ऊपर का स्क्रू ढीला है, हमने कब कहा कि ये काम मास्टर जूजियन का है। जिसपे लिंगजू भी अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाते हुए कहता है इस सब के पीछे जो कोई भी है वो जरूर से हमारे एंशिएंट इटालियन सेट को बहुत ही अच्छी तरह से जानता है, और ये भी हो सकता है कि हमारे इटालियन सेट के उन्हीं दुश्मनों में से एक हो जिन्होंने एंशिएंट इटालियन सेट को डिस्ट्रॉय करने के लिए आज से 10 लाख साल पहले हमारे ऊपर हमला किया था। लिंगजू की ये बात सुनकर एसेस्टर जू वहाँ पे उन सभी को कोल्टून में बताते हैं इस सब के पीछे 9 गॉड्स का क्रिएटर है। इवन हमारे मास्टर जूजियन को चोट पहुंचाने के पीछे भी उसी का हाथ था, भले ही ये काम उसने अपने हाथों से नहीं किया था लेकिन करवाया उसी ने था। और ये कहते कहते ही आज पहली बार एसेस्टर जू के हाथ वहाँ पे गुस्से से कसने लगे थे, जिसका मतलब था कि एसेस्टर जू 9 गॉड्स के क्रिएटर से बहुत ज्यादा गुस्सा थे। एसेस्टर जू की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि निंगयू वहाँ पे एसेस्टर जू से कहती है तो क्या इसलिए अभी तक आपने उसे जिंदा रखा हुआ है ताकि आप सबसे पहले ये पता लगा सके कि आखिर उस पर्सन ने ये सब किया क्यों, और आखिर उसकी एंशिएंट इटालियन सेट के साथ क्या दुश्मनी है। इन सारे राजों के बारे में पता लगाने के लिए आपने अभी तक उसे छोड़ रखा है, मैंने ठीक कहा ना। निंगयू की ये बात सुनकर एसेस्टर जू के फेस के ऊपर स्माइल आ जाती है, जो देखकर तो लिंगजू भी वहाँ पे एक्साइटेड होते हुए कहता है ओ तो अब मैं समझा जूनियर ब्रदर, तुम्हें इस नए खिलौने के साथ खेलने में बहुत ज्यादा मजा आ रहा है, इसलिए तुम ये सब इतना लंबा खींच रहे हो। जिसपे एसेस्टर जू ऊपर आसमान की तरफ देखकर एक गोल स्माइल करते
करते हुए कहते हैं, नहीं तुम लोग ये सब जितना ज्यादा सिंपल समझ रहे हो, असल में ये सब उतना ज्यादा सिंपल भी नहीं है, क्योंकि ये तो बस उस खतरनाक जंग की शुरुआत है, अभी बहुत कुछ होना बाकी है। खैर उसके बाद सीन चेंज होता है, हम पपेट डायमेंशन को देखते हैं जहाँ पे बेचारे ज़ोंबी लॉर्ड की बॉडी के टुकड़े टुकड़े हो चुके थे, लेकिन तभी वहाँ पे एक पर्सन की एंट्री होती है जो कि वहाँ पे आते हुए ज़ोंबी लॉर्ड से कहता है, ऐसी हालत में भी तुम जू यंग से टकराने चले गए, समझ नहीं आ रहा, तुम्हारी बहादुरी की तारीफ करूं या तुम्हारी बेवकूफी पे हंसूं। और ये कहकर जैसे ही वो पर्सन ज़ोंबी लॉर्ड की बॉडी पार्ट्स के पास पहुंचता है तो एक डिमोनिक थ्रेड ढींगता वो सीधा वहाँ पे उस पर्सन के पास आने लगा था। वो पर्सन जो कि नन रेलम्स की डार्क फोर्स से बिलोंग करता था, उसका नाम था यान जी, जो कि आगे बढ़कर उस डिमोनिक थ्रेड को अपने पैरों के नीचे को चलता हुआ उसकी एनर्जी को अपने पास स्टोर कर लेता है, जिसके बाद यान जी टेलीपोर्ट होता हुआ यूपिंग माउंटेन्स की तरफ निकल के आता। जिसके बाद हमें वहाँ पे यूपिंग माउंटेन्स का ही सीन दिखाया जाता है जहाँ पे अचानक से एक बहुत बड़ा स्पेस टाइम क्रैक पोर्टल ओपन होता है, जिसके अंदर से यान जी बाहर निकलते हुए नीचे की तरफ एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक कर देता है, जिसकी वजह से वहाँ पे फैला हुआ फोग खत्म हो गया था। उसके बाद यान जी वहाँ पे उसी डिमोनिक थ्रेड को बाहर निकाल लेता है जो कि उसने पपेट डायमेंशन के अंदर से कलेक्ट किया था। उसे बाहर निकालकर यान जी वहाँ पे अपनी एक फॉरबिडन टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए आसपास की सारी स्पिरिचुअल एनर्जी को डिवोर करने लगा था, जिसे वो वहाँ पे डिवोर करते हुए सीधा उस डिमोनिक थ्रेड के अंदर ही भेज रहा था। और साथ ही साथ एक कम्युनिस्ट इस्तेमाल करते हुए ज़ोंबी लॉर्ड से ये भी कह रहा था, तुम ऑलरेडी दो बार जू यंग के हाथों से मारे जा चुके हो, पर फिर भी न जाने हमारे मास्टर को तुम ऐसा क्या दिखाई दिया जो तुम्हें दोबारा जिंदा कर रहे हैं। शुक्र मनाओ तुम्हारे सर पे हमारे मास्टर का हाथ है, क्योंकि इस पूरे यूनिवर्स के अंदर इकलौते मेरे मास्टर ही ऐसे हैं जो कि मरे हुए लोगों को भी दोबारा जिंदा कर सकते हैं। तुम खुशकिस्मत हो जो तुम्हें मेरे मास्टर का साथ मिला, क्योंकि पूरे यूनिवर्स के अंदर कोई भी मेरे मास्टर को नहीं हरा सकता। और ये कहकर यान जी वहाँ पे उस एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए उस डिमोनिक थ्रेड को एक ऑर्ब के अंदर डाल चुका था, और ऐसा होते ही वो उस डिमोनिक थ्रेड को सीधा वहाँ पे नीचे की तरफ भेज देता है जहाँ पे पहले से एक आर्टिफैक्ट रखा हुआ था। जैसे जैसे वो डिमोनिक थ्रेड उस आर्टिफैक्ट की तरफ बढ़ रहा था, उसके आसपास का मौजूद ऑर्ब धीरे धीरे वहाँ पे खत्म होने लगा था। और जैसे ही वो डिमोनिक थ्रेड उस आर्टिफैक्ट के अंदर जाके गिरता है तो हम देखते हैं कि अचानक से उस आर्टिफैक्ट के अंदर से बहुत ही ज्यादा पावरफुल स्पिरिचुअल ऑरा रिलीज होने लगा था, जिसके अंदर लाइफ पावर थी। लेकिन कमाल तो तब होता है जब वो आर्टिफैक्ट भी वहाँ पे आसपास की सारी एनर्जी को डिवोर करने लगा था। सबसे पहले तो वो आर्टिफैक्ट वहाँ पे कुछ क्रिस्टल्स की एनर्जी को डिवोर करता है, जिसके बाद वहाँ पे कुछ ऑर्ब्स मौजूद थे जिन्हें वो आर्टिफैक्ट वहाँ पे सोल एनर्जी की फॉर्म में डिवोर करने लगा था। और ऊपर की तरफ मौजूद यान जी जो कि सारा नजारा देख रहा था, वो ये सब देखकर एक कमीनी इस्तेमाल करते हुए कहता है, जिस पर्सन को तुमने अपने हाथों से मारा था वो बहुत जल्द दोबारा जिंदा होकर तुम्हारे सामने आने वाला है। सच कहूँ तो मुझसे तो इंतजार ही नहीं हो रहा जू यंग तुम्हारा शॉकिंग रिएक्शन देखने के लिए। और ये कहकर वो वहाँ पे जोर जोर से हंसते हुए कहने लगा था, अब इस खेल में और भी ज्यादा मजा आने वाला है। मेरे मास्टर के इस खतरनाक प्लान के बाद जू यंग को एक बहुत बड़ा झटका लगने वाला है जो देखना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। इसी सीन के बाद ये अचानक से हम जू यंग को देखते हैं जो कि कार्टून में कहते हैं कि वाकई ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। उनकी बातों से तो ऐसा लग रहा था कि जैसे वो वहीं पे खड़े होकर यान जी की सारी बातें सुन पा रहे हैं और उन्हें पता है कि आगे वो क्या करने जा रहे हैं। तभी एंसेस्टर ज़ू अपने सामने मौजूद इमोर्टल स्पिरिटल पैलेस के लीडर और सभी कल्टीवेटर्स को एक और लुक के साथ देखते हैं, जो देखकर उन सभी की रूह कांप उठती है। पर पैलेस लीडर जल्दी से वहाँ पे खुद को संभाल कर एंसेस्टर ज़ू से कहता है, एंसेस्टर प्लीज आदेश दीजिए, आप हमसे क्या चाहते हैं। जिस पे एंसेस्टर ज़ू कार्टून में उससे कहते हैं कि वो यिन तो मारा गया, लेकिन अभी तक भी इमोर्टल स्पिरिटल पैलेस को वही चला रहा है, तो अब समय है तुम्हारे साथ साथ पूरे के पूरे इमोर्टल स्पिरिटल पैलेस को खत्म करने का। एंसेस्टर ज़ू की ये बात सुनकर बेचारे पैलेस लीडर को इतना बड़ा झटका लगता है कि वो हड़बड़ाते हुए डर के मारे एंसेस्टर ज़ू से काफी पीछे चला गया था। पर वो जल्दी से खुद को संभाल कर ड्रामा करते हुए एंसेस्टर ज़ू से कहता है, एंसेस्टर आप कौन से वू यिन के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि हम तो किसी भी वू यिन को नहीं जानते और ना ही कभी किसी वू यिन का हमारे इमोर्टल स्पिरिटल पैलेस के साथ कोई रिलेशन रहा है। माँ कसम हम किसी भी वू यिन के बारे में नहीं जानते। जिस पे निंग यू आगे बढ़कर थोड़ा गुस्से से कहती है कि तुम लोग अपनी ये बकवास बंद करो, क्योंकि एंसेस्टर ज़ू ये बात बहुत ही पहले से जानते हैं। वू यानी वो कल्टीवेटर है जो कि अब तक इमोर्टल स्पिरिटल पैलेस को अपनी उंगलियों पे नचाते हुए आ रहा था। निंग यू की ये बात सुनकर तो हम देखते हैं कि बेचारा पैलेस लीडर तो इतना ज्यादा डर जाता है कि वो लड़खड़ाकर वहीं पे नीचे गिरते हुए एंसेस्टर ज़ू से रहम की भीख मांगने लगा था। पर उसकी हालत इतनी ज्यादा खराब हो जाती है कि उसके मुंह से कुछ निकल ही नहीं पाता, जबकि सामने की तरफ मौजूद एंसेस्टर ज़ू अपना हाथ ऊपर हवा में उठाकर अपनी डिवाइन सुप्रीम एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक को रेडी करने लगे थे, जो देखकर तो इमोर्टल स्पिरिटल पैलेस के सभी लोग वहाँ पे बहुत ही बुरी तरह से घबरा जाते हैं। और ग्रेट एल्डर जल्दी से आगे बढ़कर वहाँ पे पैलेस लीडर के पास आते हुए उनसे कहता है, पैलेस लीडर आप इन्हें बताते क्यों नहीं कि हमारे इमोर्टल स्पिरिटल पैलेस को पिछले हजारों सालों से आप ही चलाते हुए आ रहे हो। हम लोग किसी भी वू यिन के बारे में नहीं जानते। पर बेचारा पैलेस लीडर तो एंसेस्टर ज़ू के अटैक को देखकर सदमे में जा चुका था, इसलिए वो वहाँ पे बस यही कहे जा रहा था, सब खत्म हो गया, अब हमें कोई नहीं बचा सकता। जो देखकर ग्रेट एल्डर वहाँ पे अपने पैलेस लीडर से कहता है, पैलेस लीडर आप ये कैसी बेकी बेकी बातें कर रहे हैं, क्या आप इस ज़ू यंग से डर रहे हैं। पर बेचारे पैलेस लीडर की हालत इतनी ज्यादा खराब हो चुकी थी कि वो अपने ग्रेट एल्डर की किसी भी बात का वहाँ पे कोई जवाब नहीं दे पा रहा था। इसी बीच एंसेस्टर ज़ू भी अपनी फिंगर को वहाँ पे पैलेस लीडर की तरफ पॉइंट करते हुए उसके ऊपर अपनी डिवाइन सुप्रीम
एनर्जी से अटैक कर देते हैं, जिसके चलते एक डिमन बीम एनर्जी जाकर सीधा पैलेस लीडर के सोल सीरियलम के साथ टकरा जाती है। जिस अटैक के साथ पैलेस लीडर को तो वहाँ पे कुछ नहीं होता, लेकिन उसकी बॉडी के ऊपर लगी हुई डिमोनिक सील डिस्ट्रॉय हो जाती है, जिसका मतलब था कि एंसेस्टर्स ने पैलेस लीडर के ऊपर अटैक नहीं किया था, बल्कि वो तो वहाँ पे ये सब उस डिमोनिक सील को डिस्ट्रॉय करने के लिए कर रहे थे। वहीं जैसे वो सील डिस्ट्रॉय होती है तो पैलेस लीडर को भी काफी अच्छा महसूस होता है। उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे उसकी बॉडी आजाद हो गई हो, जबकि आसपास खड़े हुए लोगों को तो वहाँ पे ऐसा लग रहा था कि शायद एंसेस्टर्स के उसका खतरनाक अटैक के चलते उनका पैलेस लीडर मारा गया। लेकिन पैलेस लीडर जल्दी से वहाँ पे खुद को संभाल कर अपनी जगह पे खड़ा होते हुए एंसेस्टर से कहता है, एंसेस्टर आप तो मुझे जान से मारने वाले थे, तो फिर आपने मुझे मारा क्यों नहीं? जिस पे एंसेस्टर कोल्टून में उसे जवाब देते हुए बताते हैं कि भले ही वो जिन मारा गया था, लेकिन उसकी डिमोनिक सील अभी भी तुम्हारी बॉडी पे बाकी थी, जो कि अब क्योंकि डिस्ट्रॉय हो चुकी है, तो इसका मतलब है कि अब तुम भी आजाद हो। एंसेस्टर की ये बात सुनकर पैलेस लीडर अपने घुटनों पे आकर एंसेस्टर का शुक्रिया अदा करते हुए कहने लगा था, एंसेस्टर आपने मेरे ऊपर रहम दिखाया, इसके लिए मैं आपका बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हूँ। और ये कहकर पैलेस लीडर वहाँ पे अपने लोगों से कहते हैं, तुम सभी लोग मेरी बात ध्यान से सुनो, आज से और अभी से एंसेस्टर यंग ही हमारे इमॉर्टल स्पिरिट पैलेस के नए लीडर हैं। लेकिन एंसेस्टर वहाँ पे उसकी बात के ऊपर कोई भी जवाब नहीं देते और वो चुपचाप अपने डिसेबल्स को लेकर वहाँ से जाने लगते हैं, जो देखकर पैलेस लीडर पीछे से चिल्लाते हुए एंसेस्टर से कहता है, एंसेस्टर प्लीज हम लोगों को इस तरह से अकेले छोड़कर मत जाइए, हमारे इमॉर्टल स्पिरिट पैलेस को अपना लीजिए। लेकिन एंसेस्टर उसकी बातों का कोई भी जवाब न देते हुए चुपचाप आगे बढ़ते रहते हैं। लेकिन लिंगू पीछे रुककर पैलेस लीडर और उसके लोगों को जवाब देते हुए कहता है, वू जिन मारा गया, इसलिए अब तुम्हारे इमॉर्टल स्पिरिट पैलेस और सेमेंटियलम के लोगों के ऊपर कोई भी खतरा नहीं है, जिसका मतलब है कि एंसेस्टर और हमारा काम यहाँ पे खत्म हो गया। पास्ट में जो कुछ भी हुआ था उसके बारे में तुम लोग भूल जाओ, और हाँ अब तुम सभी लोग आजाद हो। लिंगू की ये बात सुनकर तो वो सभी कल्टीवेटर्स खुशी के मारे वहाँ पे उछलने लगे थे, और साथ ही साथ वो सभी भी वहाँ पे अपने पैलेस लीडर की तरह जल्दी से अपने घुटनों पे आकर एंसेस्टर का शुक्रिया अदा करते हुए उन्हें अलविदा कहने लगे थे। अब आपके दिमाग में सवाल चल रहा होगा कि ये वू जिन कौन है, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि वू जिन कोई और नहीं बल्कि वही ज़ॉम्बी लॉर्ड था, जिसे एंसेस्टर एक बार नहीं बल्कि दो बार जान से मार चुके थे। खैर जैसे सेमेंटियलम के लोगों को पता चलता है कि वो लोग साथ हैं, तो वो सभी लोग खुशी खुशी वापस अपने अपने घरों की तरफ जाने लगे थे। लेकिन मिचू को तो वहाँ पे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था कि वो उन लोगों का फायदा नहीं उठा पाई, इसलिए वो वहाँ पे अपना दिमाग चलाते हुए कहती है, हाँ एक आइडिया आया। और ये कहकर मिचू जल्दी से आगे बढ़कर चाओ फेंग और हाउजियन का हाथ पकड़कर उन्हें वहीं पे रोकते हुए कहती है कि रुको, मेरे पास एक बहुत ही ज्यादा कमाल का आइडिया है। आप पीछे की तरफ उन तीनों को रुका हुआ देखकर लियो जियान और लिंगजू भी रुक जाते हैं, जबकि मिचू तो वहाँ पे अपने आइडिया को सोच कर ही एक ईवल स्माइल करने लगी थी। ये लड़की भी कितनी ज्यादा चालाक है, जब तक ये लोगों का फायदा नहीं उठा लेती तब तक बेचारी उन लोगों को जाने नहीं देती। खैर उसके बाद हमें मोटल स्पिरिट पैलेस के लीडर और बाकी सभी लोगों को देखते हैं, जो कि सभी वहाँ पे एंसेस्टर के बारे में ही बातें करते हुए कह रहे थे, एंसेस्टर का दिल कितना ज्यादा बड़ा है, हम लोगों ने उन्हें ऑफेंड करने की गलती की, पर उन्होंने हमें सजा देने की बजाय उल्टा हम सभी को आजाद कर दिया। इसे कहते हैं एक रियल पावरफुल पर्सन, जो कि अपनी ईगो के लिए लोगों को नहीं मारता, उल्टा उन्होंने तो जो कुछ भी किया वो हमारे सेमेंटियलम के भले के लिए किया। यकीन नहीं हो रहा ऐसा सेट लेवल का कल्टीवेटर हमारी इस दुनिया के अंदर मौजूद है, वरना ऐसे लोग तो सिर्फ हेमन में ही पाए जाते हैं। अपने लोगों की सारी बातें सुनकर हम देखते हैं कि बेचारे पैलेस लीडर का सर वहाँ पे शर्म से झुक गया था। उसे वहाँ पे बहुत ज्यादा पछतावा हो रहा था कि उसने उस इंसान के खिलाफ साजिश की जो कि उन लोगों को बचाना चाह रहा था। लेकिन अभी वो सभी लोग वहाँ पे इसी तरह से आपस में बातें करते हुए आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी मिचू वहाँ पे उनके रास्ते में आकर उन सभी का रास्ता रोकते हुए कहती है, सभी लोग प्लीज रुक जाओ और थोड़ी देर के लिए मेरी बात को गौर से सुनो। मिचू की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि बेचारे वो सभी लोग अपनी अपनी जगह पे रुक तो जाते हैं, पर अब धीरे धीरे उन सभी को मिचू का चेहरा देखकर डर लग रहा था, क्योंकि मिचू के फेस के ऊपर अभी तक भी वही इवल स्माइल थी जो कि बेचारे उन सभी लोगों को डराने के लिए काफी थी। लेकिन उनका ये डर तब और भी ज्यादा बढ़ जाता है जब मिचू के पीछे से हाउजियान, लियोजियान, लिंगजू और चाओफेंग निकलकर बाहर आते हैं, और वो भी अपने हाथ मसलते हुए, जो देखकर बेचारा उनमें से कल्टीवेटर घबराते हुए कहता है, ये आप हमारे साथ क्या करने की कोशिश कर रहे हो? ऐसा तजू ने तो हम सभी को आजाद कर दिया था। जिसपे मिचू मुस्कुराते हुए उन सभी लोगों से कहती है, तुम सभी लोग मेरी बात ध्यान से सुनो, मेरे पास तुम सभी लोगों के लिए एक बहुत ही ज्यादा अच्छी बिजनेस ऑफर है जिसका तुम सभी लोग भरपूर फायदा उठा सकते हो। सिर्फ 100 स्पोर्ट्स ही बाकी है, तो इसलिए जो भी इंटरेस्टेड है वो आगे आ जाए। मिचू की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि पहले तो उसके आइडिया में कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिखाता, लेकिन पैलेस लीडर जो कि सबसे पीछे खड़ा था वो जल्दी से आगे बढ़कर मिचू के पास आते हुए कहने लगा था, हाँ मैं इस बिजनेस डील को लेना चाहता हूँ। अब अपने पैलेस लीडर को इस तरह से आगे बढ़ते हुए देखकर तो बाकी सभी कल्टीवेटर भी जल्दी से आगे बढ़ते हुए कहने लगे थे, हम लोगों को भी ये बिजनेस डील चाहिए। इवन अब तो वो सभी लोग उस बिजनेस डील को लेने के लिए आपस में ही लड़ने लगे थे, क्योंकि मिचू ने साफ साफ बोला था कि उसे सिर्फ 100 ही लोगों की जरूरत है। जिसके बाद मिचू वहाँ पे उन सभी लोगों को सिलेक्ट करते हुए कहती है, तुम सभी लोगों को मुझे अपने सारे पैसे और ट्रेस देने होंगे, जिसके बदले में मैं तुम सभी लोगों का ब्रेक थ्रू करवाऊंगी। अब ब्रेक थ्रू का नाम सुनकर तो वो सभी लोग जल्दी से वहाँ पे उस डील के लिए मान जाते हैं। जिसके बाद हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे लियोजियान, लिंगजू और चाओफेंग ये तीनों ही मिलकर बेचारे उन सभी कल्टीवेटर्स को वहाँ पे बहुत ही बुरी तरह से पीट रहे थे, और इतनी
शिद्दत के साथ उन्हें पीट रहे थे कि ऐसा लग रहा था कि उन्हें पीटते हुए वो अपने गोड पास को अवेकन करके ही रहेंगे। सबसे पहले लिंगजू उनके ऊपर अपने हाथ साफ करता है, जिसके बाद चाओ फेंग और उसके बाद लियो जियान है। जबकि इसी बीच हम देखते हैं कि एसेटा जू तो वहाँ पे अपने सिंहासन के ऊपर बैठे हुए आराम फरमा रहे थे और मिचू जिसने वहाँ पे उन सभी को लूटा था वो सारे ट्रेस को इकट्ठा करते हुए उनका हिसाब लगा रही थी। इसी बीच बेचारा कल्टीवेटर जो कि वहाँ पे बहुत ही ज्यादा बुरी तरह से घायल हो गया था, वो उड़ता हुआ सीधा मिचू के पास आके गिरता है और सिर्फ वही नहीं बल्कि उसके सभी साथी भी वहाँ पे बारिश की तरह नीचे गिरने लगे थे। लेकिन मिचू को तो वहाँ पे उसकी कोई भी परवाह नहीं थी, वो तो बस वहाँ पे अपने सभी ट्रेस को देखकर एक्साइटेड होते हुए कहती है, मैं वाकई एक बिजनेस जीनियस हूँ जो कि कभी भी कहीं पे भी पैसा कमा सकती है। अगर आप लोगों को भी मिचू से कोई बिजनेस टिप चाहिए तो नीचे कमेंट करके जरूर बताना। खैर इसी बीच हम उस कल्टीवेटर को देखते हैं जो कि किसी तरह से वहाँ पे खुद को संभाल कर अपनी जगह पे खड़ा होते हुए मिचू से कहता है, चुपचाप मेरा पैसा मुझे वापस कर दो क्योंकि मुझे तुम्हारी ये घटिया बिजनेस डील नहीं चाहिए। ये किस तरह की घटिया डील है जिसमें पैसे ही हम लोग दे रहे हैं और मार ही हम लोग खा रहे हैं। जिस पे मिचू अपने टेस्ट को पकड़ते हुए कहती है, हाउजियन देखो तो ये मुझसे क्या कह रहा है। मिचू की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि हाउजियन खड़ा होते हुए अपनी जगह पे उसे से अपनी धर्म बॉडी को एक्टिवेट कर देता है, जो देखकर बेचारा वो कल्टीवेटर वहाँ पे घबराते हुए कहता है, क्या अभी भी तुम मुझे मारना चाहते हो? क्या अभी तक हम लोगों को मार मार के तुम्हारा मन नहीं भरा जो तुम दोबारा मुझे मारने के लिए आ रहे हो? तुम लोगों ने तो कहा था कि अगर मैं तुम लोगों को अपने सारे ट्रेस और पैसे दे देता हूँ तो तुम लोग मेरा ब्रेक थ्रू करवा दोगे, पर यहाँ तो मैंने ना सिर्फ अपना सब कुछ करवा दिया बल्कि इतनी ज्यादा मार भी खा ली और अभी तक भी ब्रेक थ्रू नहीं किया। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि आखिर इस बिजनेस डील में फायदा हो किसका रहा है, हमारा या फिर तुम लोगों का? तुम सभी लोग धोखेबाज हो, मुझे तुम लोगों की बातों में आना ही नहीं चाहिए था। लेकिन इससे आगे वो कल्टीवेटर वहाँ पे कुछ भी कह पाता। अचानक से उसके ऊपर डिवाइन सुप्रीम एनर्जी गिरने लगती है और ऐसा होते ही वो कल्टीवेटर वहाँ पे एक झटके के साथ ब्रेक थ्रू करके आता, जो देखकर वो वहाँ पे खुशी के मारे उछलते हुए कहता है, याहू फाइनली मैं ब्रेक थ्रू कर ही गया। अब उस कल्टीवेटर के पीछे पीछे एसेटा जू वहाँ पे एक चुटकी बजाते हैं और ऐसा होते ही हम देखते हैं कि बाकी सभी कल्टीवेटर्स भी एक एक करके अपना अपना ब्रेक थ्रू करने लगे थे, जिसके चलते तो उन सभी कल्टीवेटर्स की खुशी का वहाँ पे कोई ठिकाना ही नहीं था। जो देखकर पैलेस लीडर भी वहाँ पे मुस्कुराते हुए अपने लोगों से कहता है, देखा मैंने तो तुम लोगों से पहले ही कहा था कि चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन एसेटा जू हमें धोखा नहीं दे सकते। बेचारे वो लोग जो इस कोटा के अंदर अपनी जगह नहीं बना पाए थे वो तो अब सभी लोग बहुत ही ज्यादा पछता रहे होंगे। तो गाइस मैं आप लोगों को यहाँ पे बता दूं कि एसेटा जू ने सिर्फ ट्रेस के लिए इन सभी लोगों का ब्रेक थ्रू नहीं करवाया था, क्योंकि बहुत जल्द सेवन रेलम के ऊपर एक बहुत बड़ा खतरा आने वाला था, जिससे अब सेवन रेलम के सभी लोग खुद ही निपट सकते थे। खैर ब्रेक थ्रू करने के बाद वो सभी कल्टीवेटर्स वहाँ पे एक्साइटेड होकर दोबारा से आगे बढ़ते हुए लियो जियान, चाओ फेंग और लिंगजू तीनों को वहाँ पे जाकर घेर लेते हैं। यानी कि वो सभी लोग मिलकर सामने से उन लोगों को चैलेंज कर रहे थे। पर ग्रेट एल्डर को ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। वो गुस्सा होते हुए अपने मन में कहता है, हमारा इमॉर्टल स्पिरिट हाल पहले से जो कि पिछले लाखों सालों से इन सभी के ऊपर रूल करते हुए आ रहा था, देखो उसकी क्या हालत हो गई। इवन हमारा पैलेस लीडर खुद भी एसेटा जू को अपना मास्टर मानने लगा है, पर मैं इन सभी की तरह बेवकूफ नहीं हूँ। और ये कहकर वो एसेटा जू के खिलाफ ही साजिश रचता हुआ अलग दिशा की तरफ निकल जाता है। लेकिन एसेटा जू उसके मन में चल रही बातों को अच्छी तरह से समझ पा रहे थे और इसी कमाल के सस्पेंस के साथ हमारा ये कमाल के एपिसोड यहीं पे खत्म हो गया था। दोस्तों अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें और अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।